हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम शेडो। रोज की तरह आज फिर 16 मार्च को हम लोग द हिंदू का डिस्कशन लेकर आए हैं और देखेंगे कि कौन सी न्यूज़ हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमको कवर करनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के हिंदू का डिस्कशन। देखिए, ये फ्रंट पेज है। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसमें से मैं बता देता हूँ। एक तो ये है एसबीआई एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपने सारी डिटेल जो है पोल बॉन्ड की पूरी डिटेल क्यों नहीं दी। तो अभी तक कवर कर चुके हैं इसको हम लोग कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज कर दिया था, एसबीआई को क्या बोला था, एसबीआई ने इन्फॉर्मेशन दी, अभी भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कुछ हमारे इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, उसके क्या फीचर्स थे, जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो, और कौन सा सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट वगैरह रहा हो तो बस वो। उसके अलावा उसका वायबिलिटी और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ये हमको देखना है। फिर ये पॉलिटिक्स जो हो रही है उससे हमको कोई मतलब नहीं, तो इसलिए इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक। अब सेकेंड न्यूज़ ये है कि न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स, तो ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। दो कौन से हैं, ज्ञानेश कुमार और दूसरा सुखबीर सिंह संधू। अब इनका इसमें आपको ये देखना है कि इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, टेन्योर कैसा कितना होता है, किसको रिजाइन कर सकते हैं, इनको कौन हटा सकता है। ये स्टैटिक चीज़ें आपको कवर करनी है। ठीक, आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं ये सब भी आपको बता दूंगा। बट अभी न्यूज़ में हमको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है इससे। बस यही है कि इनके अपॉइंटमेंट के लिए भी पिटीशन दायर कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इनके अपॉइंटमेंट को अभी स्टे नहीं लगा सकते। राइट, क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट तो लॉ के हिसाब से हुआ है। लॉ कौन सा? मैंने बताया था आपको, है ना, कि दिसंबर 2023 में, कल के उसमें मैंने बताया था कि जो पार्लियामेंट ने लॉ लेके आया अपॉइंटमेंट के लिए, तो लॉ के हिसाब से जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो गलत नहीं हो सकता। अब लॉ गलत है सही है वो अलग बात है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट देखेगी, लेकिन अपॉइंटमेंट तो लॉ के हिसाब से हुआ है, तो इसलिए ये सही है। ठीक, ये फर्स्ट पेज हो गया। इधर से कुछ नहीं है आज हमारे पास। सेकेंड पेज से भी आप देखेंगे कि इधर स्टेट्स, एक ये न्यूज़ है, बी एस येदियुरप्पा का नाम आया है पॉक्सो एक्ट में। पॉक्सो एक्ट क्या है इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा सेंसेशनल न्यूज़ है कि बी एस येदियुरप्पा जो फॉर्मर सीएम रह चुके हैं उनका नाम पॉक्सो एक्ट में आया है। ठीक, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता, ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं आप। अब आते हैं हम एडिटोरियल में, जो हमारा मेन डिस्कशन होता है। तो एडिटोरियल में बेसिकली 4 आर्टिकल्स रहते हैं, 2 बड़े और 2 छोटे। तो हम देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसी का डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो अगर मैं छोटे से स्टार्ट करूं, फूड फैक्टर वाला, फूड इन्फ्लेशन वाला, तो ये जो न्यूज़ आई थी 2 दिन पहले कि हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या जो रिटेल इन्फ्लेशन जिसको हमने बोला था वो 5 पॉइंट समथिंग है ना, 5.09%। तो उसी में ये लोग अब और क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं, इतना नहीं है और ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा वैसा, जिसका हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, इनका एनालिसिस आप इनको करने दीजिए। हमको बस मतलब यही है कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, कौन जारी करता है, ठीक, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, इसमें किसका वेटेज ज़्यादा है किसका वेटेज कम है, ये आप स्टैटिक किसी बुक से कर लीजिए और ट्रेंड समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है। बस ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं आप। इतना सोचिएगा भी मत कि याद करें या हम इसको मगअप करें। राइट, तो ये वाला तो ख़त्म हो गया। अब बात आती है होम कमिंग। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है, पढ़ने का भी ज़रूरी नहीं है, अवॉइड कीजिए। अब ये 2 बड़े बड़े आर्टिकल हैं, तो सबसे पहले मैं ये छोटा वाला देखता हूँ, लुकिंग टू द फ्यूचर ऑफ सेंट पैट्रिक्स डे। राइट, तो ये क्या है कि सेंट पैट्रिक्स डे सेलिब्रेट होता है 17 मार्च को। आज 16 मार्च है, लेकिन ये कल सेलिब्रेट होगा। और ये बेसिकली आयरलैंड का एक तरीके से फेस्टिवल है। इसमें क्या हुआ था कि इस दिन ऐसा माना जाता है कि आयरलैंड में क्रिश्चियनिटी अराइव हुई थी, इसलिए ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं सेंट पैट्रिक्स डे को। अब इस आर्टिकल में केविन केली, जो कि एम्बेसडर ऑफ आयरलैंड टू इंडिया, ठीक है, आयरलैंड के एम्बेसडर हैं कहाँ, इंडिया में, तो वो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि ये हमारा इंडिया और आयरलैंड का क्या इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। आज 75 साल इस साल हो रहे हैं, ठीक है, हमारे और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में। और ये बता रहे हैं कि हमने किस तरीके से साथ में इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी है। आपको पता होगा कि जब हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल
पढ़ते हैं, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें एनी बेसेंट जो होम रूल मूवमेंट चलाई थी 1916 में, तो वो एनी बेसेंट जो है वो एक आयरिश फैमिली से थी, और होम रूल का उनका डिमांड भी यही था कि आयरिश कॉलोनी की तरीके से हमको भी खुद होम रूल करने दिया जाए, राइट। तो वो एक इम्पोर्टेंस है इंडिया और आयरलैंड के रिलेशनशिप का। एक और इम्पोर्टेंस मैं बताऊं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राइट, डीपीएसपी, वो आयरलैंड से ली गई हैं। तो ये चीज़ आयरलैंड के साथ हमारा रिलेशनशिप बताता है। अब इसके बाद इस आर्टिकल में ये जो बाकी चीज़ बता रहे हैं वो आयरलैंड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आयरलैंड के एम्बेसडर हैं, तो हम इसको पढ़ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी, राइट। अगर आपको इंटरेस्ट है जानने का तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मतलब ये जो लास्ट लिंक है, ये द इंडियन लिंक जो लिखा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये किस कहाँ से इंपॉर्टेंट है आपको पता होगा, पेपर 2 में इंडियन डायस्पोरा करके एक टॉपिक है, ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट में। तो वो चीज़ उन्होंने बताया कि देखिए इंडिया में हर साल लगभग 10,000 यंग इंडियंस एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स गो टू स्टडी आयरिश यूनिवर्सिटी। एक डेटा ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि लगभग 80,000 इंडियंस वहाँ पे रहते हैं, यानी कि इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब है जो इंडियंस अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं उनको डायस्पोरा बोलते हैं, है ना। तो वो रहते हैं और कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आयरिश सोसाइटी में एज ए लीडर इन आईटी, हेल्थ केयर एंड और दूसरे सेक्टर्स में, है ना। तो ये चीज़ है इंडियन डायस्पोरा में इंडिया और आयरलैंड का लिंकेज हो गया। और फिर ये भी बता रहे हैं कि एक ओल्ड आयरिश सेइंग है, वी लिव इन ईच अदर शेडो, है ना, दिस विल रिमेन ट्रू फॉर यंग पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ द ईयर्स टू कम। मतलब हम एक दूसरे के शेडो में एक दूसरे के शेडो में रहने का मतलब ये है कि देखिए कितना अच्छा कोट हो गया। ये कोट आप लिख सकते हैं, है ना, और कहीं ऐसे वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छा कोट है। इसका मतलब ये ऐसे का टॉपिक भी हो सकता है, वी लिव इन ईच अदर्स शेडो, मतलब कि हमारी चीज़ें, मेरी चीज़ें आपको इफेक्ट करेगी, आपकी चीज़ें मुझे इफेक्ट करेगी, ये एक तरीके से मतलब है। तो अगर हम दोनों इंडिया और आयरलैंड का लिंकेज है, तो दोनों का फिलॉसफी, दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे को इम्पैक्ट करेगी, राइट। ठीक, तो ये था इस आर्टिकल से। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप आयरलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहला आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आना चाहिए कि आयरलैंड की लोकेशन क्या है, राइट, मैप का लोकेशन। क्योंकि मैप की जो प्रैक्टिस होती है वो डेली बेसिस पे होती है और ऐसे ही होती है। कोई भी नाम, अगर कोई भी कंट्री का नाम न्यूज़ में आपने पढ़ा, सबसे पहले आपके दिमाग में वो लोकेशन आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो आप उसको सर्च करेंगे, देखेंगे, या तो अपना एटलस खोलिए या गूगल खोलिए, ठीक। तो जैसे ये देखिए, ये आयरलैंड की लोकेशन है, दिस इज़ आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड ये है। अब आपको देखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई कौन सा ओशन में है, इंग्लिश चैनल अच्छा किस किस के बीच में है, बे ऑफ बिस्के कहाँ है, कौन सा पास में है ना, नॉर्थ सी कहाँ है, नॉर्वेजियन सी कहाँ है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ सिर्फ इसके लोकेशन नहीं देखना है ना, ये सारी। अब इसके बगल में नेबरिंग कंट्री, ये कौन सा कंट्री है, ये कौन सा कंट्री है, ये कौन सा कंट्री, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे ये है यूनाइटेड किंगडम, है ना, तो बाकी चीज़ें भी पता होना चाहिए। तब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वाला हमने देख लिया। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, दिस इज इट्स रा रसपुतिन इन रशियन इलेक्शन। तो ये भी इस आर्टिकल में मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन ये है कि रशिया में 15 से 17 मार्च में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। इसमें मिस्टर पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन, वो इस 5th टर्म के लिए लड़ रहे हैं, है ना। वो 2020 आप देखेंगे कि वो 2000 में सबसे पहले इलेक्टेड हुए थे, और आज तक लगातार पांचवी बार लड़ रहे हैं। इससे पहले जो है ये एक टर्म के लिए बस बीच में ब्रेक ले लिया था उन्होंने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे ये बोलता था कि लगातार कोई दो बार नहीं बन सकता, है ना। जैसे 2014, 12, 18, ये है 2000 फिर 2004 से 2000 से 4, फिर 2004 से 2008, 8 से 12 वो नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता था कि 2 बार से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो उन्होंने फिर अपने किसी खास को बैठाया, दिमित्री मेडवेडेव को, और उसके बाद फिर क्या किया, खास को बैठाने के बाद अ, खुद अब वर्चुअली एकदम पूरा रूल करते रहे, और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ही पलट दिया कि अब जितने टर्म चाहो आप बन सकते हो, है ना।
अच्छा, अब वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, इसमें ये बता रहा है कि नो सीरियस ओपोनेंट द फ्यूचर, कोई भी ओपोनेंट, 3 लोग उनके खिलाफ खड़े हुए हैं लेकिन कोई भी, सब उनके करीबी हैं और कोई भी सीरियस ओपोनेंट नहीं है, तो इस तरीके से वो आराम से जीत जाएंगे, कहने का मतलब ये है ना। एक जो है बोरिस नेडेज़ाइन, ये जो क्रिटिक ऑफ रशियन वॉर विथ यूक्रेन, एक कैंडिडेट है जो सीरियस अपोजिशन दे सकता है, लेकिन उसको भी जो रशिया के इलेक्शन कमीशन ने कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा के डिबार कर दिया है। ठीक, ये सब हो रहा है। तो अब बात आती है कि भाई जब इतना कुछ है, जब रशिया का इलेक्शन एकदम फिक्स है कि व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन ही बनेंगे, इतना स्टेज्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर ये एक्सरसाइज हो क्यों रही है, ये इलेक्शन आखिर होता क्यों है, क्या होता है? तब फिर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो बताते हैं, ये इलेक्शन जो हो रहा है वो एक तरीके से रेफरेंडम या प्लेबिसाइट है। रेफरेंडम और प्लेबिसाइट क्या होता है? जिसमें कि किसी टॉपिक को लेकर, किसी इशू को लेकर जनता वोट करती है, ठीक है, उसको रेफरेंडम या प्लेबिसाइट कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज हो रहा है, जो इलेक्शन हो रहा है, उसमें जो अगर पुतिन जीतते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पुतिन की सारी पॉलिसीज को कौन सपोर्ट कर रहा है? उनकी जनता सपोर्ट कर रही है। पुतिन की पॉलिसीज मतलब यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है उनकी जनता सपोर्ट कर रही है। ये पुतिन ऐसा दिखा देंगे कि देखो मैं तो फिर से इतने सारे मेजोरिटी से जीत गया, राइट। तो वो है एक तरीके से इलेक्शन का मतलब, एक प्लेबिसाइट है ये, है ना। और फिर दूसरी चीज वहाँ की, अब ये नेक्स्ट बात आती है कि भाई पुतिन इतने पॉपुलर क्यों है, पुतिन जनता इतना सारा वोट कर देती है, उनको हर बार जिता देती है। तो उसके पीछे रीज़न ये बताते हैं कि वेस्ट ने इतनी कोशिश की, वेस्ट यानी कि यूएसए, रशिया की इकोनॉमी को ख़त्म करने के लिए रशिया ने यूक्रेन में हमला कर दिया। तो यूक्रेन को छोटा सा देश होने के बाद भी अभी तक लड़ रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि वेस्ट सपोर्टेड कंट्रीज, यूएसए सपोर्टेड कंट्रीज जो है वो यूक्रेन को फुल सपोर्ट दे रही हैं कि यूक्रेन में अब सब मतलब हथियार सप्लाई किए जाए, आर्म्स एम्यूनिशन, ये सारी चीज़। तो और रशिया को बता रही हैं कि रशिया एग्रेसर है और उसके ऊपर सारा सैंक्शन लगा दिया बड़ी बड़ी कंपनियों ने और कंट्रीज़ ने, वेस्ट की, यूएसए ने, है ना। लेकिन उसके बाद भी रशिया की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स नहीं की, रशिया की इकोनॉमी कंटिन्यूसली अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब ठीक चल रही है, उसने कोलैप्स नहीं किया। उसके पीछे रीज़न ये था कि रशिया ने जो है एक तो जो वॉर कराया तो उससे बहुत सारा जो आपको हथियार की ज़रूरत होती है, तो उस हथियार का प्रोडक्शन भी खुद खुद करने लगे, बेचने लग गए, है ना। और स्किल्ड लोगों की ज़रूरत थी, वो स्किल्ड लोग प्रोवाइड किया, तो इस तरीके से वहाँ से पैसा आना चालू रहा। ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में बात हो रही है रशिया के पॉलिटिकल कल्चर की, कि रशिया में आखिर कैसा पॉलिटिकल कल्चर है। तो रशिया में ये बता रहे हैं इस आर्टिकल से, इस पार्ट से, कि रशिया में पुतिन तो है, पुतिन के अराउंड सब कुछ होता है, लेकिन सिर्फ पुतिन नहीं है, पुतिन के अलावा यहाँ पे 2-3 और लोग हैं। एक तो इम्पोर्टेंट लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, दूसरा एलिट्स, है ना। इसमें आप देखेंगे ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे, यहाँ पे स्टेट, रशियन एलिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एलिट्स मतलब बहुत पैसे वाले लोग, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस मैन, तो वो लोग भी बहुत डिक्टेट करते हैं। अब वो लोग सारी अथॉरिटी कहाँ से पाते हैं? कि वो अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं, किसको? पुतिन को, कि सारे के सारे पुतिन के लिए लॉयल हैं। और स्टेट जो है, देखिए यहाँ पे वन बिटवीन, वहाँ पे 2 टाइप का सोशल कॉन्टेक्ट चल, वन बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन एंड अदर बिटवीन स्टेट एंड एलिट्स। स्टेट एंड सिटीजन का हो गया कि सारी जनता भी पुतिन को सपोर्ट करती है, और जो बड़े लोग हैं, एलिट्स हैं, वो भी पुतिन को सपोर्ट करते हैं, इसलिए पुतिन इतना पावरफुल हो जाता है रशिया में। ठीक, तो ये आर्टिकल ये चीज़ है। और रशियन पॉलिटिकल कल्चर में थोड़ा हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि रशिया की हिस्ट्री हमेशा से ऐसी रही है, एक मिस्ट्री रही है कि रशिया में आखिर हो क्या रहा है ना, होता क्या है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। डेमोक्रेटिक दिखती है लेकिन अथॉरिटेरियन पूरा स्ट्रक्चर है। तो वो हमको चलो एक जनरल बैकग्राउंड पता चल गया वहाँ के पॉलिटिकल कल्चर का, बट ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ठीक, ना कि इंडिया रशिया रिलेशन की बात हुई है, कुछ नहीं, बस रशिया में क्या चल रहा है उसकी बात हुई है। तो ये था इस आर्टिकल में जो भी था। अब आगे देखते हैं। ग्राउंड जीरो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक,
यहाँ पे सारा का सारा जो है वो पॉलिटिकल न्यूज़ है और डे टू डे वाली न्यूज़ है। एग्जामिनेशन से कुछ ज़्यादा फर्क हमको पड़ेगा नहीं एग्जामिनेशन के लिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में फिर वही है, इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एलिगेशन, एंटी एलिगेशन, अभी चुनाव है आपको पता है। ये एक पॉइंट है, रेलवे प्लान्स टू डेवलप मल्टी नोडल मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स। हमारा पेपर 3 में एक आपको पता है टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, रेलवे उसमें एक टॉपिक है। तो वही है कि जो इंडियन रेलवे है वो जहाँ पे एस्पायरेशनल सिटीज़ किसको बोलते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है ना, वहाँ पे विकसित भारत इनिशिएटिव के थ्रू द टर्मिनल विल डेवलप। टर्मिनल मतलब रेलवे स्टेशन डेवलप करेगी। तो इसको पढ़ेंगे तो बस यही न्यूज़ है, बाकी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, वो चीज़ आप बस नोट कर सकते हैं कि हाँ डेवलप करने वाली, कहीं पे हमको कोट करना हो तो कर सकते हैं। इसमें इसके इर्द गिर्द की इन्फॉर्मेशन जैसे विकसित भारत इनिशिएटिव, एस्पायरेशनल सिटीज़, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वर्ल्ड में जाएंगे तो वर्ल्ड में अभी दो ही चीज़ें चल रही है, एक तो इसराइल गाज़ा वॉर, दूसरा रशियन यूक्रेन वॉर। तो उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, डेली कुछ ना कुछ आता है, इतने मरे, इतने घायल हुए, ये हुआ वो हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसराइल और गाज़ा का पूरा मैप मैं आपको अपलोड करके बता दूंगा, एकदम A to Z, उसकी सिटीज़ सब कुछ आगे पीछे, वो बहुत ज़रूरी है। और सेम टू सेम वैसे यूक्रेन के बारे में तो पूछ लिया गया था 2023 में उसका मैप से, लेकिन इस बार इसराइल और गाज़ा की बारी है। ठीक, बिजनेस आ गया। बिजनेस में ये है, इंडियन वूज टेस्ला बाई स्लैशिंग इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ईवीज टू 15% फ्रॉम 70 टू 100%, है ना। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे ये लोग हैं, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी। उसके कुछ भी कंडीशन है, उसके लिए भी कंडीशन ये है कि आप जो भी इंपोर्ट करोगे वो कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट होनी चाहिए, मतलब यहाँ वहाँ से डायरेक्ट जहाँ से ला रहे हो बनी बनाई लेके आ जाओ, यहाँ बस बेचो। ठीक है, और दूसरा अगर तभी मिलेगा जब आप 3 सालों में एक प्लांट सेटअप कर लोगे, लोकल प्लांट, और इतना 4150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे, और मैक्सिमम 8000 व्हीकल को हम ये इंपोर्ट ड्यूटी की छूट दे सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है, बस इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है आपको पता होगा। तो बस इंपोर्ट ड्यूटी मतलब जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें गवर्नमेंट जो है कुछ टैक्स लगाती है, जिससे कि प्राइस इम्बैलेंस ना हो लोकल मार्केट में, लोकल मार्केट में वो कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिले। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हम कोई ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो कोई भी कंट्री जैसे चाइना है, चाइना अपना सारा सस्ता माल हमारे यहाँ पटक देगी, और जिससे सस्ता माल पटकने से क्या होगा, लोग सस्ती चीज़ें खरीदेंगे महंगी, और हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर हैं जिसका प्राइस, जिनके प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा, वो सफ़र करेंगे, है ना, उनकी चीज़ें कोई खरीदेगा नहीं। ठीक, तो ये था आज के वीडियो डिस्कशन में, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मैंने आपको बता दिया। ज़रूर देखिए वीडियो, कमेंट कीजिए, कोई भी आपको फीडबैक देना है वो फीडबैक दीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको अप्रोच करूंगा और बताऊंगा कि कैसे चीज़ें करना है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर भी कीजिए।